हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार। और एक कंपनी है जो कि लोन देने का काम करती है और एक एनबीएफसी है जो मोस्टली जो लोन देती है वो कॉरपोरेट्स को देती है। ऐसी एक कंपनी है जो कि स्टॉक मार्केट से पैसे उठाने का ट्राई कर रही है। कंपनी का नाम है उषा फाइनेंशियल एंड सर्विसेज। कंपनी के हम बेसिक डिटेल्स की बात करते हैं। सबसे पहले आईपीओ से रिलेटेड, उसके बाद में कंपनी में थोड़ा सा हम डीप डाइव करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर कंपनी का जो आईपीओ है वो 24 अक्टूबर से 28 अक्टूबर के बीच में करने वाला है। 168 का कंपनी ने कट ऑफ प्राइस यहाँ पर सेट किया है। 800 का लॉट साइज है। आपको 1,34,400 रुपये की जरूरत पड़ने वाली है एट लीस्ट। यहाँ पर कंपनी टोटल 98 करोड़ रुपीस उठाना चाह रही है, जो कि कंपनी खुद की वैल्यू लगा रही है, दैट इज 365 करोड़ रुपीस। तो ठीक ठाक पैसे उठा रही है, ठीक ठाक वैल्यू लगा के। कंपनी अभी छोटी है, छोटी एनबीएफसी है, छोटे ही लोन्स अभी आज के दिन देती है। अब अगर हम लोग बात करते हैं कंपनी ये पैसे क्यों उठा रही, तो यूजुअली एनबीएफसी जो होती हैं वो कैपिटल बेस बढ़ाने के लिए जो अपना जो ज़्यादा से ज़्यादा लोन दे पाएँ अपने हाथों से, जो फालतू, क्योंकि एनबीएफसी कैसे लोन पास करती हैं, फिर कैसे किस तरीके से लोन देती हैं, किस तरीके से इनका बिजनेस चलता है, ये कहीं और से लोन पे पैसा उठाती हैं और आगे महंगे इंटरेस्ट के ऊपर में लोन देती हैं, इनके बीच का कमीशन कमाती हैं। तो अगर इनके पास में खुद का पैसा होगा, इन्वेस्टर्स का पैसा इकट्ठा करके अगर दे पाएंगी तो इनको फालतू का इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। तो कैपिटल बेस बढ़ाने का यहाँ पर ये ट्राई कर रही हैं। नेक्स्ट अगर देख लेते हैं कंपनी के जो प्रमोटर लोग हैं उनके पास में किस तरीके से अभी तक काम कर रहा था। तो यहाँ पर कंपनी के प्रमोटर लोगों के पास में 98% शेयर होल्डिंग थी आईपीओ से पहले, और आईपीओ के बाद में 72% रह जाने वाले। सो ठीक अच्छी खासी रह जाने वाली है। सो ज़्यादा यहाँ पर स्टेक वो कंपनी का नहीं दे रहे हैं। नेक्स्ट अगर देख लेते हैं कंपनी का, हम लोग अगर और चीज़ों की बात करते हैं तो आज के दिन कंपनी की जो रेटिंग है इसको, क्योंकि जो कंपनियां लोन पे पैसे देती हैं या फिर एनसीडीज़ के थ्रू या फिर दूसरे जनता से पैसे उठाती हैं, लोन पर जनता से पैसे उठाती हैं, उनको रेटिंग की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये भी जनता से एनसीडीज़ के थ्रू पैसे उठाती है, तो इसको ट्रिपल बी स्टेबल की रेटिंग मिल रखी है। कि ट्रिपल बी एक अच्छी रेटिंग तो नहीं होती है, बट स्टिल स्टेबल जो रेटिंग है वो ठीक ठाक है, मतलब नेगेटिव में नहीं है। पहले इसका जो था नेगेटिव माइनस ट्रिपल बी स्टेबल था, अभी जो है ट्रिपल बी स्टेबल है। दैट्स काइंड ऑफ गुड पुराने के मुकाबले, बट स्टिल नॉट गुड। नेक्स्ट अगर कंपनी के पास में अगर देखते हैं तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो कंपनी ने पहला रखी, क्योंकि इस टाइप की जो कंपनियां लोन देती हैं उनकी क्रिमिनल्स जो लोग हों जिनको पैसा देती है वो पैसा वापस नहीं चुकाते हैं, तो उनके खिलाफ कंपनियां केस करती हैं। तो यहाँ पर 59% जो लोगों के खिलाफ कंपनी ने केस लगा रखे हैं। कंपनी के ऊपर यहाँ पर कुछ केसेस वेसेस नहीं है। कंपनी ने यहाँ पे एनसीडीज़ के थ्रू जितने भी पैसे उठा रखे हैं जनता से, एनसीडीज़ के थ्रू जनता से यूजुअली पैसे उठाए जाते हैं। यहाँ पर 12% के इंटरेस्ट पे जनता से पैसे उठा रखे हैं। नेक्स्ट करते कंपनी के पास में आज के दिन अगर जो लोन बुक है वो 306 करोड़ सीधे मार्च 2024 तक, और अभी सितंबर 2024 तक 318 करोड़ की पहुंच गई है। नेक्स्ट अगर यहाँ पर देखते हैं कि कंपनी के जो जिस सेगमेंट में कंपनी काम कर रही है, एनबीएफसी सेगमेंट के जो भी लोन देने का काम करती है छोटे मोटे सेगमेंट्स को, कॉर्पोरेट्स को, तो इस सेगमेंट के जो मेनली किंग्स हैं उनका नाम है बजाज फाइनेंस, श्रीराम ट्रांसपोर्ट, मुथूट फाइनेंस, एचडीएफसी लिमिटेड। अब एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड है, आजकल तो दोनों एक हो गए हैं, बट एचडीएफसी का मेन काम था जो कि बैंक के अलावा जो एंटिटी थी उसका लोन देने का ही काम था। तो सबसे बड़े किंग्स ये हैं आज के दिन। बजाज फाइनेंस इस मार्केट का किंग है। बाकी जो 30% कैटेगरी है उसमें सब आते हैं, बाकी जितने भी प्लेयर्स मार्केट में हैं, तो इसी अदर्स की कैटेगरी में ये कंपनी भी फॉल करती है। साथ में कंपनी के आसपास पास में आज के दिन टोटल नंबर ऑफ बोरोवर्स जो है उनकी संख्या है 18,997। टोटल नंबर ऑफ जिनको कंपनी ने लोन दे रखा है, और टोटल पैसा कितना 318 करोड़ रुपए दे रखा है। तो एयूएम जो ग्रोथ इन एयूएम मतलब पिछले सालों के मुकाबले जो 6 महीने में जो ग्रोथ आई है वो 3.66% की आई है। दैट इज नॉट गुड। यहाँ पर अगर देखते हैं तो कंपनी के अगर 2023 के मुकाबले देखते हैं तो टोटल नंबर ऑफ बोरोवर्स 2024 के अंदर घटे हैं, और 2024 के मुकाबले सितंबर 2024 में और घट गए हैं। सो नंबर ऑफ बोरोवर्स कम हो गए, इसका मतलब जो पैसा कंपनी ने लोन पे दे रखा है वो कुछ कम ही लोगों को दे रखा है। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट रिस्क जो है बढ़ जाता है। अगर इसको कस्टमर को अगर बहुत ज़्यादा लोन दे रखा है, अगर वो फेल हो जाता है तो कंपनी का एक सिग्निफिकेंट लॉस यहाँ पर देखने को मिल जाता है। दैट इज़ ए नेगेटिव थिंग, वेरी नेगेटिव थिंग फॉर छोटी कंपनी है और ऊपर से एक ही जगह पर ज़्यादा पैसा अटका रहना, दैट इज़ वेरी नेगेटिव थिंग। नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी के जो मेनली जो प्रोडक्ट्स हैं कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे जो एनबीएफसी को कॉर्पोरेट्स को लोन देती है कंपनी, एमएसएमई लोन देती है, ग्रीन फाइनेंसिंग करती है और प्रोसेसिंग फीस से कंपनी पैसा कमाती है। ये कंपनी इस तरीकों से पैसा कमा रही है। सो एनबीएफसी और कॉर्पोरेट्स को लोन देकर पैसा सबसे ज़्यादा कंपनी रिसेंट डेटा के अकॉर्डिंग कमा रही है। नेक्स्ट कंपनी ने यहाँ पे जो मोस्टली लोन दे रखा है वो एनबीएफसी एंड कॉर्पोरेट्स को दे रखा है, जिसमें कंपनी ने अगर यहाँ पर देखते हैं तो अगर एक कॉर्पोरेट या फिर जो एक कंपनी जिसको कंपनी ने पैसा दे रखा है अगर वो फेल हो जाती है, उसका बिजनेस खत्म हो जाता है, तो कंपनी का सिग्निफिकेंट लॉस यहाँ पर हो सकता है। दैट इज अगेन वेरी नेगेटिव।
नेक्स्ट अगर देख लेते हैं यहाँ पर कंपनी की जो कलेक्शन एफिशिएंसी है वो काफ़ी अच्छी है। 2024 के अंदर में 102% कंपनी ने कलेक्शन किया है। अभी जो सितंबर 2024 के अंदर में 98% रिकवरी कर पा रही है। जो भी कंपनी को रिकवर करना, मतलब जो ईएमआई पे हो रही है वो ईएमआई पे हो रही है कंपनी की। कंपनी की रेटिंग ठीक चल रही है। साथ में कंपनी के अंदर में आज के दिन एम्प्लॉयज़ जो काम कर रहे हैं वो 43 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं। दैट इज़ नॉट गुड अगेन। कंपनी का जो लोगो है, जो यूएफएसएल है, वो अभी तक रजिस्टर्ड नहीं है। कंपनी ज़्यादा पुरानी यहाँ पर मतलब सीरियस नहीं है अपने बिजनेस को लेके, जो कि नज़र आता है कि कंपनी को जो चीज़ें काम लोगो रजिस्टर करवाना, अपने नाम को रजिस्टर करवा लेना, ये तो पहली चीज़ें होती हैं जो कंपनी को करवा लेनी चाहिए। वरना कंपनी के नाम पे कोई और लोगो रजिस्टर करके कंपनी का नाम यूज़ करके लोगों को लोन बांटता फिरेगा और इसकी क्रेडिबिलिटी खराब हो जाएगी। नेक्स्ट अगर कंपनी का यहाँ पे ग्रोस एनपीए देखते हैं हम लोग, तो रिसेंट के डेटा के अकॉर्डिंग दैट इज़ वेरी बैड, बिकॉज यहाँ पर ग्रोस एनपीए 3.59 और जो कि अभी 6 महीने में इंक्रीज होकर 3.96 हो चुका है। दैट इज़ वेरी बैड अगेन, क्योंकि कंपेरेटिवली अगर हम लोग देखते हैं तो इस टाइप का जो एनपीए होता है, दैट मीन्स कि कंपनी ने जितना भी लोन बांट रखा है उसका 4% के आसपास में कंपनी का रिकवर ही नहीं हो पा रहा है, वो पैसा जा रहा है, खत्म हो रहा है। दैट इज़ वेरी बैड। अगर आप मान के चलो कि कंपनी बीच में 15% के ऊपर लोन देती है और कहीं और से 10% पे पैसा उठा रही है, तो कम एक्चुअली तो बीच में 5% ही कमा रही है, उसमें से 4% तो कंपनी का एनपीए हो जा रहा है। तो कंपनी बीच में आने वाले टाइम में अगर यही चलता रहा तो कंपनी एक्चुअली नुकसान बुक कर रही होगी। सो नेक्स्ट अगर देख लेते हैं, कंपनी की नेटवर्थ ठीक ठाक है, आज के दिन 111 करोड़ रुपए की बनी हुई है। साथ में नेट एनपीए है। मैं बेसिकली नेट एनपीए जो होता है उसको भी ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ, बिकॉज नेट एनपीए और ग्रॉस एनपीए के बीच में फ़र्क इतना ही होता है कि नेट एनपीए का मतलब कि कंपनी जो ऑलरेडी की ये पैसा तो फेल होने वाला है तो उसको ऑलरेडी कंपनी ने साइड में रखा हुआ है। तो जब साइड में रखा हुआ पैसे को भी क्रॉस कर जाता है एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, उसको भी क्रॉस अगर नुकसान कर जाते हैं तो वो बचता है नेट एनपीए। तो मैं कहता हूँ जो साइड में रखा हुआ है वो भी क्यों, राइट। यूजुअली इस टाइप के बिजनेस में अगर साइड में रखा हुआ है वहां तक भी हो तो समझ में आता है। तो नेट एनपीए भी इनका खराब है। कई लोग अगर नेट एनपीए पे ध्यान देते हैं तो उस चीज़ को देखते हुए यहाँ पर, क्योंकि अगर कोई दूसरी कंपनियों के ऊपर ध्यान देते हैं, जैसे यहाँ पर क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण नाम से कंपनी है जो कि सिमिलर सा ही काम करती है। इनका अगर एनपीए की हम लोग देखते हैं तो ग्रेस एनपीए है 1.46 और नेट एनपीए 0.45। इसके मुकाबले जो कंपनी रिसर्च कर रहे हैं इसके मुकाबले 2.5 गुना कम है। दैट इज वेरी बैड अगेन। नेक्स्ट अगर ध्यान देते हैं यहाँ पर कंपनी की और चीज़ों के ऊपर में ध्यान देते हैं तो यहाँ पर कंपनी का यहाँ पे हम देख पाएंगे कि कंपनी का जो मोस्ट ऑफ द जो लोन है वो कहाँ दिया हुआ है, कॉर्पोरेट्स को, जिसकी हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। साथ में यहाँ पर मैं आपकी नज़र देके जाना चाहूँगा, कंपनी ने इस साल इसको एक बार थोड़ा सा हम कंपनी का बैलेंस शीट को देख लेते हैं उससे पहले, ताकि हमें वो चीज़ अच्छे समझ में आए जो आगे बताना चाहता हूँ मैं। साथ में अगर हम लोग कंपनी की बैलेंस शीट पे नजर डालते हैं तो कंपनी में टोटल पैसा जो लगा हुआ है 351 करोड़ रुपीज़ आज के दिन लगे हुए हैं, जिसमें से कंपनी का जो पैसा है, इन्वेस्टर्स का जो पैसा है, दैट इज़ अराउंड 110 करोड़ के आसपास में। बाकी जितना भी पैसा कंपनी में लगा हुआ है वो कहीं से फंड्स को जुटा जुटा के लोन पे दिया हुआ है, मतलब दूसरी जगहों से जुटा के उधारी का पैसा है। साथ में अगर कंपनी का पैसा कहाँ कहाँ लगा हुआ है तो ये हमारे पैसा है जो कि कंपनी का उधारी पे गया हुआ है। बाकी ये जो पैसा है लॉन्ग टर्म लोन्स के अंदर में गया हुआ है। सो मेनली कंपनी का लोन देने का काम है तो लोन पे ही कंपनी का पैसा मोस्टली गया हुआ है, कोई इशू नहीं है वहाँ पर। साथ में कंपनी अगर बैलेंस शीट पीएनएल स्टेटमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर 2022 में 25 करोड़ कमाए थे, रेवेन्यू जनरेट हुआ था और कमाई जो हुई थी वो 5 करोड़ की हुई थी। फिर 45 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट हुआ, 13 करोड़ की कमाई हुई। फिर 63 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ और यहाँ पे 17 करोड़ की कंपनी ने कमाई की थी, राइट। बिफोर टैक्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पे आफ्टर टैक्स की अगर यहाँ पर बात करते हैं तो कंपनी ने नेट प्रॉफिट जो है 13 करोड़ रुपए कमाए थे मार्च 2024 के अंदर में जो रिजल्ट जारी हुआ था। फिर सितंबर यहाँ पे 6 महीने का जो डेटा है उसके अंदर में कंपनी 5 करोड़ रुपए ऑलरेडी कमा चुकी है। बिकॉज यहाँ पर अगर हम लोग एक चीज़ के ऊपर में ध्यान देते हैं तो कंपनी की बैलेंस शीट पे नजर आएगा कि कंपनी का जो लोन बुक है वो काफ़ी कम हो गया, क्योंकि यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं 372 करोड़ की कंपनी की बैलेंस शीट की साइज थी जो कि घट करके हो गई 335 करोड़। तो अब जो नेक्स्ट ईयर जो कि अभी लेटेस्ट जो रिजल्ट आने वाला है जो कि इस साल का आने वाला है उसमें कंपनी का रेवेन्यू सिग्निफिकेंट घट सकता है, नेट प्रॉफिट भी घट सकते हैं। इसीलिए तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कंपनी का जो पिछले साल कमाई की है वो 13 करोड़ की है, जबकि सितंबर 2023-24 तक कंपनी 5 करोड़ ही कमा पाई। तो इसका अगर डबल कर देते हैं 6 महीने का, अगर 5 करोड़ तो 12 महीने का 10 करोड़। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट कंपनी को लॉस इस बार पिछले साल के मुकाबले, लॉस नहीं, पिछले साल के मुकाबले कम नेट प्रॉफिट्स कंपनी को देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट रिस्क हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट में यहाँ पे नेगेटिव ही रहता है यूजुअली ऑपरेटिंग कैश फ्लो इस टाइप की कंपनियों के लिए। दैट्स गुड कि जितना नेगेटिव रहे ऑपरेटिंग कैश फ्लो इनका जितना उतना अच्छा, क्योंकि उतना ज़्यादा पैसा लोन पर गया हुआ है।
अब यहाँ पर हम लोग देख पाएंगे कि जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि कंपनी ने इस साल जितना भी नेट प्रॉफिट जो कंपनी ने लोन पे पैसा दिया हुआ है उसका 3 करोड़ रुपया कंपनी ने राइट ऑफ किया है। दैट मीन्स कि कंपनी ने जितना पैसा लोन पर दिया है उसका उसमें से 3 करोड़ रुपए कंपनी ने राइट ऑफ कर दिया कि उसका लोन का रिकवरी हो पाना मुश्किल लग रहा है। तो ऐसे सीनेरियो में यूजुअली कंपनियां क्या करती हैं, वो जो लोन बुक होती है, जो लोन की फाइल होती है, जिसको भी वो लोन दिया हो वो उस लोन की फाइल को ये कंपनियां सेल कर देती हैं, राइट। जो भी कंपनी इस टाइप की लोन की फाइल को खरीदती है उसको अगर दिखता है कि हाँ वो रिकवर कर सकते हैं पैसा, तो इन कंपनियों को वो थोड़ा बहुत पैसा दे देती है और ये कंपनियां उसको राइट ऑफ कर देती हैं। तो ये बेसिक तरीका, और बेसिकली अगर लगता है कि ये पैसा तो रिकवर होने वाला है ही नहीं, क्योंकि यूजुअली कॉर्पोरेट्स कंपनी जो होती हैं उनके पास में पूरी लॉयर्स की फौज होती है। कंपनी फेल हो गई, अब क्या करें, कहाँ से रिकवर करें, कंपनी बंद हो गई, राइट। तो इनको राइट ऑफ करना पड़ता है, तो उनके रिकवरी का कोई ऑप्शन यूजुअली बचता नहीं है। तो इनके राइट ऑफ का जो सिनेरियो है वो बहुत ज़्यादा है, जो कि लोन बुक के आसपास का अगर देखते हैं तो 1% के आसपास में पूरी AUM का राइट ऑफ कर रहे हैं। दैट्स अगेन वेरी बैड। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कंपनी को थोड़ा सा कंपेरेटिवली कंपैरिजन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग कंपनी का जो पी और पीबी रेशियो को अगर कंपेयर करके देखना पड़ता है, तो यूजुअली लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग 6 महीने में 5 करोड़ कमाए, 12 महीने में 10 करोड़ रुपए कमा लेंगे। तो जिन्होंने वैल्यू लगाई है उसके हिसाब से पी रेशियो निकल के आता है 36 का। उसको अगर हम लोग कंपेयर करके देखते हैं तो यहाँ पर एक तो IBL फाइनेंस, जिसका इन्होंने ही नाम बताया अपने IPO इसमें फाइल के अंदर में, उसका है 86 का पी रेशियो, जिसको हम ज़्यादा वैल्यू नहीं दे रहे हैं बिकॉज इसका स्टॉक जो है कुछ ज़्यादा ही ऊपर की तरफ में भाग गया है रिसेंट के अंदर में। इसके अलावा जो बहुत सारी दूसरी कंपनियां हैं, इंटरग्लोब फाइनेंस हो गया जिसका 13 का पी रेशियो है, ये दूसरी जो क्रेडिट एक्सेस इसी कंपनी इस फील्ड में काम करती है उसका 11 का पी रेशियो है। साथ में दूसरी और भी बहुत सारी कंपनियां जैसे श्रीराम फाइनेंस होगी जिस मार्केट की किंग है, 16% का पी रेशियो के ऊपर में काम कर रही है। साथ में बजाज फाइनेंस जो कि इस मार्केट की सबसे और भी बड़ी किंग है, वो उसका 30 का पी रेशियो। तो ये कंपनी जो है 36 के पी रेशियो पे काम कर रही है। नाउ दैट्स अगेन बैड। पीबी रेशियो की अगर बात करते हैं तो कंपनी का नेटवर्थ जो है 111 करोड़ का है। यहाँ पर उसके हिसाब से वैल्यू निकल जाते हैं तो 3.4 3.5 के आसपास में पीबी रेशियो निकल के आता है, जिसको अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो इसका है 0.87 का, इसका एक्सेस ग्रामीण का है 2.57 का। और भी अगर कंपनियों के साथ में अगर पीबी रेशियो हम कंपेयर करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर इसका है बजाज फाइनेंस का है 5.76 का, बट ये बहुत एसेट्स हैं इस कंपनी के पास में। तो जियो फाइनेंशियल ये तो आउट हो गई। वैसे ही श्रीराम फाइनेंस के यहाँ पे 2.59। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो इन्होंने पीबी रेशियो जो है वो भी थोड़ा सा हायर साइड में लगाया है या फिर वहीं पर लगाया है। यूजुअली बेसिकली देखा जाए तो हायर साइड में ही लगाया है छोटी कंपनी के हिसाब से देखा जाए तो। पी रेशियो भी कुछ खास अच्छा है नहीं, क्योंकि छोटी कंपनी होकर भी कुछ खास कमाई कर नहीं रही है। सिग्निफिकेंट रिस्क यहाँ पर इन्वॉल्व है। कंपनी में नेट एनपीए काफ़ी ज़्यादा, ग्रोस एनपीए काफ़ी ठीक ठाक हैं, जो सिग्निफिकेंटली ज़्यादा हैं। तो ऑल दीज थिंग्स जो कंपनी के बारे में बोल रहे हैं वो नेगेटिवली बोल रहे हैं। बाकी आप अपनी राय को अब कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और रिसर्च करने के बाद में अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करने के बाद में कि आप किस टाइप का डिसीजन लेना चाहेंगे इस कंपनी के बारे में। बाकी हमारी तरफ से सिर्फ दिस वाज जस्ट ए लिमिटेड रिव्यू। डू चेक आउट विथ योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग और टेकिंग पॉजिटिव और नेगेटिव डिसीजंस। फाइनली सी यू टुमारो।